तो स्टूडेंट्स नर्सरी से लगातार हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नर्सरी, तो नर्सरी में क्या क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स पेपर में हमसे? तो स्टूडेंट्स नर्सरी में आने वाले क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, कि नर्सरी कहां बनाना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भाई नर्सरी कहां बनाना चाहिए, कैसी जगह में बनाना चाहिए नर्सरी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नर्सरी वहां बनाना चाहिए जहां पर स्टूडेंट्स आपको कौन सी मिट्टी मिल जाए, बलुई दोमट मिट्टी मिल जाए। बलुई दोमट मिट्टी आपको मिल जाए, मतलब आपको कौन सी सॉइल मिल जाए सर, लोमी, एंड आपको क्या मिल जाए, थोड़ी सी क्ले सॉइल मिल जाए। वहीं पर स्टूडेंट्स क्या बनाई जाएगी सर, वहां पर नर्सरी बनाई जा सकती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स किस मिट्टी में बनाना चाहिए, जिसका पीएच मान कितना हो। पीएच मान आपसे पेपर में पूछा जाता है कि वो कौन सी मिट्टी है जिसमें हमें क्या करना चाहिए, नर्सरी तैयार करना चाहिए। आपके आसपास में नर्सरी होती है, बहुत बड़ा मार्केट है नर्सरी का। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स नर्सरी किस पीएच मान में होनी चाहिए। तो बोल सर कोई भी फसल जो हमारी होती है उसका पीएच मान जो रखा जाता है वो 6.5 टू 7.5 के आसपास में ही रखा जाता है, ये पीएच मान है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, आसानी से हमसे बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, नर्सरी में रेस्ड बेड क्या चीज होती है। रेस्ड बेड क्या चीज होती है जी, बताइएगा क्या होगा। जी, रेस्ड बेड यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, किसे कहते हैं रेस्ड बेड। एनीवन, कोई अपने तरीके से बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हैं कि रेस्ड बेड किसे कहा जाता है। नहीं मालूम, तो फ्रेंड्स रेस्ड बेड को ही कहा जाता है उठी हुई क्यारी। देखो पता होना चाहिए, उठी हुई क्यारी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है सर, उठी हुई क्यारी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जिस एरिया में बारिश ज्यादा होती है, जिन इलाकों में क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है फ्रेंड्स, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं कि बोले सर वहां पर क्या कर दो, सर बोले वहां पर हम लोग, ठीक है, कैसी नालियां बना दें सर, रेस्ट बेड वाली क्या बना दें सर, वहां पर क्यारी बना दें। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, तो आमतौर पर आपने देखा होगा जल निकास जहां पर कमजोर होता है वहां पर उठे हुए ही मकान बनते हैं। आपने देखा होगा ना, जहां पर क्या होता है ढलान वाले एरिया, हर सबको पता है कि यहां पर मकान हमारे बारिश में डूब जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी नींव को थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाते हैं। बोले हाँ बिल्कुल ऐसा करते हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आलू में जो क्यारियां बनाई जाती वो ऊंची बनाई जाती, क्यों बनाई जाती, क्योंकि पानी यदि भराव यदि होगा तो आलू में सड़न नहीं होना चाहिए, प्याज में सड़न नहीं होना चाहिए, लहसुन में सड़न नहीं होना चाहिए। तो क्यारियां जो है स्टूडेंट्स उनकी हाइट क्या रखी जाती है, ऊपर रखी जाती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, ठीक है, रेस्ट बेड क्या होता है। तो सर रेस्ट बेड जो है सर नर्सरी में यूज की जाने वाली एक विधि है। सबसे पहली बात तो आपके माइंड में आप लोग याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, इट इज स्पेशली, इट इज, ठीक है, स्पेशली यूजफुल फॉर, यूजफुल फॉर रेजिंग सीडलिंग, रेजिंग सीडलिंग ड्यूरिंग रेनी, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन when stagnation of water, of water become
ठीक है, प्रॉब्लमैटिक एंड कॉजेस डैम्पिंग ऑफ डिसीज। बोले हाँ सर, डैम्पिंग ऑफ डिसीज हो जाती है। अब ये डैम्पिंग ऑफ डिसीज क्या होती है सर? हम लोग कहते हैं जड़ गलन हो गया है। ठीक है, पौधों की क्या होने लगी है सर? जड़ गलने लगी है। शायद आपने सुना हुआ होगा कुछ इस तरीके से नाम। बोले हाँ जी बिल्कुल सुना हुआ है। क्या होने लगती है? जड़ गलन रोग लगने लगता है। पानी यदि ठहरेगा तो क्या होने लगती है? जड़ गलने लगती है। तो बोले जी बिल्कुल, शायद आप सभी लोगों ने जरूर सुना हुआ होगा। तो वहां पर क्या करते हैं सर? वहां पर हम लोग करते हैं रेस्ट विधि को अपनाते हैं, रेस्ट बेड मेथड को अपनाया जाता है। चलिए ये भी क्लियर है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो आपसे ये पेपर में पूछा जाएगा कि भाई बरसात के मौसम में पौधों को, ठीक है, उगाने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है जहां पर क्या होता है? पानी का ठहराव एक समस्या हो। ठीक है, तो बोले सर क्या करेंगे? रेस्ट बेड विधि का हम लोग क्या करते हैं वहां पर यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इस तरह की क्यारियां, ठीक है, क्या लिखेंगे? इस तरह की क्यारी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा कम जल निकास, मतलब जहां पर जल निकासी ना हो, ड्रेनेज, जैसे पानी गिर गया तो पानी बाहर नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा जब भी आप बारिश होने के बाद में सड़कों पर निकलते हैं तो कुछ सड़कों पर ऐसा लगता है कि पानी गिरा ही नहीं, और कहीं कहीं ऐसा लगता है पानी गिरने के 3 घंटे 4 घंटे बाद भी, ठीक है, ऐसा पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे लगता कि मानो अभी पानी गिरा हुआ हो, निकल ही नहीं पाता शहर के बीचों बीच में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, किसी भी शहर का हो चाहे आपके खेतों का हो। तो जल निकास क्या होता है स्टूडेंट्स? कमजोर होता है वहां पर। तो जल तथा क्या हो? कम जल निकास, ठीक है, कम जल निकास हो, ठीक है, ठीक है, कम जल निकास हो वहां पर इस तरह की क्यारियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा कम जल निकास हो वहां पर उपयोगी होती है, वहां पर उपयोगी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? उठाकर बनाते हैं थोड़ा सा। तो कितने सेंटीमीटर ऊंची हमें क्यारी बनाना चाहिए? क्यारी की जो हाइट है वो कितनी होना चाहिए बच्चों, बताओ? ऊंचाई कितनी रखना है क्यारी की? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया क्यारी की ऊंचाई बता दो, कितनी ऊंचाई वाली क्यारी बना के रखोगे आप लोग? तो सर जब से कम यदि आप रखें तो स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। 10 से 15 सेंटीमीटर की हाइट की क्या रखना है हमें? क्यारी तैयार करके रखना है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएंगे। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो कम से कम 15 सेंटीमीटर के आसपास की क्यारी हम लोग बना के रखेंगे। अब ये डैम्पिंग ऑफ क्या होता है? यदि हम ना रखें तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हमारे जो भी हमने क्या लगाए हैं, फसल लगाए होते हैं, उनकी जड़ गलने लगती है। तो जड़ गलन जो है वो डैम्पिंग ऑफ को कहा जाता है। ये कवक जनित रोग होता है। यदि आप ऐसा ना करो तो आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि भाई बताइए जड़ गलन किसे कहा जाता है? जड़ गलन रोग ये किस कारण से होता है? डैम्पिंग ऑफ किस कारण से होता है? डैम्पिंग ऑफ क्या है? डैम्पिंग ऑफ डिसीज, सर डैम्पिंग ऑफ डिसीज जो होती है ये ज्यादा पानी होने के कारण से होती है। टमाटर में होती है, बैगन में होती है, मिर्च में होती है, शिमला मिर्च में भी होती है, फूल गोभी में भी होती है। बोले हाँ सर, सब्जियों में ज्यादातर होती है। तो जर्मिनेशन से पहले या बाद में इनकी जड़ गलने लगती है, मतलब पौधा अच्छा खासा उगेगा और धीरे धीरे मुरझाने लगता है, पौधा मर जाता है। क्यों होता है ऐसा? कारण क्या है सर? कारण इसका है हमारा कवक। किसके कारण से हो रहा है सर? कवक के कारण से होता है। तो डैम्पिंग ऑफ जो है वो किस कवक के कारण से होता है, जरा मुझे बताइएगा। डैम्पिंग ऑफ जो है वो एक कैसा है सर? वो कवक जनित रोग है, कवक जनित है। पहली बात तो पेपर में पूछा जाएगा किस कारण से हो रहा है सर? कवक के कारण से हो रहा है, ठीक है, फंगस के कारण से हो रहा है। उस फंगस का नाम बताइए।
जी, उस फंगस का नाम आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा जरा वो भी देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है विच फंगस, ठीक है, या डैम्पिंग ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय विच फंगस, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। जी बताइएगा किस फंगस के कारण से हो रहा है। जी तो स्टूडेंट्स नाम सुना होगा आपने फ्यूजेरियम, नाम सुना है फ्यूजेरियम? बोले हाँ बिल्कुल सुना हुआ है फ्यूजेरियम। तो स्टूडेंट्स फ्यूजेरियम नाम का जो कवक है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा? फ्यूजेरियम, ठीक है, फ्यूजेरियम। ये कवक स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जड़ गलन रोग के लिए। जड़ गलने लगती है पौधों की। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि पेपर में पूछा जाएगा तो। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है फ्लैट बेड क्या होता है। ठीक है, ये आपका किसके लिए हो गया? सर नर्सरी में हमने बात किया है रेस्ट बेड, रेस्ट बेड, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उठी हुई क्यारी के नाम से जानते हैं। ये पहला है आपका। अब दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपका फ्लैट बेड, समतल क्यारी। नहीं पढ़ते तो आप ये टॉपिक कभी सॉल्व नहीं कर पाते। समतल क्यारी क्या होती भैया? फ्लैट बेड किसे कहेंगे? फ्लैट बेड। जी फ्लैट बेड में क्या होता होगा सर? नॉर्मल जो क्यारियां बनाते हैं हम लोग, फ्लैट बेड में कैसी क्यारियां बनाते हैं सर? नॉर्मल क्यारी बना देते हैं। तो सर जहां पर क्या हो सर, कम वर्षा हो वहां पर बनाएंगे। वर्षा ज्यादा होगी तो उठी हुई क्यारी बनाएंगे, जहां पर बारिश कम होगी तो सर नॉर्मल क्यारी में भी काम चल जाएगा। तो इस तरह की क्यारी, इस तरह की क्यारी कम वर्षा वाले, कम वर्षा वाले स्थानों, कम वर्षा वाले स्थानों तथा तथा उचित जल निकास की जगह पर बनाई जाती है। उचित जल निकास की जगह बनाई जाती है, बनाई जाती मतलब आसानी से यदि पानी गिरा और उसके बाद में क्या हो गया, पानी स्पीड से बहकर निकल जाता है आपके एरिया से, तो आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब आपके खेत में ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा है। जैसे मान के चलो ये आपका खेत है, ये आपका खेत है, तो यदि स्टूडेंट्स आपने, आपको पता है और ये यहां पर मान के चलो ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है और यहां पर किसी और का खेत है, यहां पर किसी और का खेत है और यहां पर किसी और का है, ऐसे मान के चलो कि यहां पर क्या है, ठीक है, सभी लोगों के खेत अलग अलग हुए, ये आपका खेत है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि ये मेरा खेत है, ये किसका है? ये भी मेरा है। ठीक है, ये किसी और का है, ये आपका है, ये आपका खेत है मान के चलो। तो यहां से जब बारिश हुई स्टूडेंट्स तो मेरे खेत से जो पानी आएगा, तो मैंने जल निकास नहीं किया, तो ये मेरा पूरा खेत से क्या आएगा सर? पानी बहते हुए आएगा, पूरा खेत, मेरी फसल खराब हो जाएगी। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है सर, हमने निकाल दिया है ड्रेनेज, हमने यहां पर मेड़ बंधन होता आपने देखा होगा, आपने क्या किया? बोले सर हमने किया ऐसा कुछ, हमने ऐसा कुछ कर दिया और हमने यहां से भी क्या कर दिया? ऐसा कर दिया, हमने किया यहां से ऐसा, हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है, मेड़ बंधन कर दिया, कुछ ऐसा मेड़ बंधन कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया हमने। ठीक है, आपने कुछ ऐसा कर दिया, मतलब इस एरिया का पानी पूरा बहते हुए यहां से निकल जाएगा, कुछ इधर से निकल जाएगा, इधर का पानी जो आ रहा है बाहर का वो इधर से आ जाएगा, इधर के खेत का पानी आया तो वो भी आ जाएगा, इधर से आया तो सर वो भी यहां से निकल जाएगा, इधर कहीं से भी आया सर यहां से निकल जाएगा, और बाहर में हमने उसको निकाल के ऐसे नाले में छोड़ दिए। तो ये प्रॉपर जल निकास आपका है। और यदि जल निकास नहीं है तो आपके खेत की फसल खराब हो जाती है। तो आप जब भी खेत में काम करें या आप कभी भी काम करवाएं तो जल निकास जरूर बनाएं। यदि आपका खेत जो है वो समतल यदि है तो जल निकास होना चाहिए, डाउन में यदि है तो बिल्कुल होना ही चाहिए। तो फ्लैट वाला कहां यूज किया जाता है? फ्लैट बेड किसे कहा जाता है? किस जगह होना चाहिए फ्लैट बेड वाला? तो सर
नॉर्मल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी। कहां यूज होगा ये? फ्लैट बेड। तो सर ठीक है, these type of beds are mostly prepared during the rainy season during the rainy season rainy season when there is रिस्क और नो रिस्क। बताओ क्या लिखें? रिस्क होगी या नहीं होगी? सर नो रिस्क। जहां पर रिस्क नहीं होती है वैसे स्थानों पर यह पद्धति अपनाई जाती है। रिस्क नहीं होती ना इसमें, क्योंकि पानी आया और आपके पास में ड्रेनेज अच्छा है तो तुरंत खेत से निकल जाएगा, और यदि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत तो जाएगी जाएगी। तो पहली बात तो बच्चों को इससे पहले पता ही नहीं रहता है कि भैया रेस्ड बेड क्या होता है और फ्लैट बेड क्या होता है। तो आज आपको पता चल गया है। दोबारा यदि यहां से कोई क्वेश्चन यदि निकले तो आपको बनना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है कई बार। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में चलिए, नर्सरी यदि आप तैयार कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि नर्सरी जब भी तैयार करते हैं तो आपको वहां पर नए पौधे मिलते हैं। मिलते हैं क्या नए पौधे? यदि आप नर्सरी जाओ, कुछ लोग तो क्या करते हैं, कुछ लोग खेती नहीं करते, जिनके पास में कम जमीन होती है वो क्या करते हैं, टमाटर के नर्सरी तैयार कर लेंगे, वो ठीक है मिर्च की नर्सरी तैयार कर लेंगे और सिर्फ किसानों को बेच देते हैं। सिर्फ नर्सरी नर्सरी तैयार करते हैं, किसानों को बेचते जाते हैं, पैसे ज्यादा मिलता है उससे। ठीक है, खेती करेंगे तो कम पैसे मिलेंगे, लेकिन नर्सरी तैयार करेंगे तो हर 20 दिन 25 दिन में नए पौधे तैयार किए, सेल आउट कर दिए, तैयार किए, सेल आउट कर दिए। ठीक है, और घाटा होने का भी कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। तो किसान ऐसा भी करते हैं। तो यदि आपको नर्सरी तैयार करना है तो स्टूडेंट्स उसमें मदर प्लांट के लिए कितना हिस्सा रखना पड़ता है? मदर प्लांट जो होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया मात्र पौधे, और दूसरी तरफ हो गया उसके कौन से सर? चिल्ड्रन प्लांट। चिल्ड्रन प्लांट मतलब शिशु पौधे। शिशु पौधे। तो जो नर्सरी है, मान के चलो नर्सरी आपकी जो है वो 100% है, 100% आपकी नर्सरी है, मतलब जितनी भी जमीन है, तो उसका कितना हिस्सा आप जो है वो मदर प्लांट के लिए छोड़ेंगे और कितना हिस्सा जो है वो चिल्ड्रन प्लांट के लिए छोड़ेंगे? जरा मैसेज करो, रेशो क्या चलेगा? क्या रेशो चलेगा? मदर प्लांट के लिए कितना हिस्सा और नॉर्मल के लिए कितना हिस्सा, शिशु के लिए? बताइएगा। नर्सरी टॉपिक आपको लगता होगा इजी है, इजी नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। जी, एनीवन कोई आइडिया आपको हो मैसेज कर सकते हो, फिर भी जो भी आपके माइंड में चलता हो कि सर ये होना चाहिए। 2080, ओके 2080, हाँ हो सकता है 2080। और कोई? 3070 बिल्कुल हो सकता है, 3070 भी हो सकता है। चलिए, जो बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हैं भाई, आपको पेपर में, यदि आप अभी ट्राई नहीं कर रहे हैं तो आपको पेपर में भी दिक्कत जाएगी, आप वहां भी नहीं सीख पाएंगे चीजों को, क्योंकि इमिडिएटली आपका माइंड वर्क अभी नहीं कर रहा तो बाद में भी नहीं करेगा। चलो, तो लगभग लगभग यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कितना हो सकता है? 30% जो है वो मदर प्लांट के लिए छोड़ा जाता है और 70% जो है हिस्सा छोड़ा जाता है नर्सरी में शिशु प्लांट के लिए। 30-70 का रेशो चलता है। ठीक है, ये रेशो अपनाया जाता है नर्सरी में, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए, अभी आपने क्या क्या देखा है सर? अभी हमने पढ़ लिया है इसमें, पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा है सर? रेस्ड बेड पढ़ा है। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ है सर? हमने पढ़ा हुआ है फ्लैट बेड पढ़ा हुआ है। बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अब तीसरा क्या है स्टूडेंट्स हमारा सर? डीप बेड है। डीप बेड मतलब गहरी या सकरी क्यारी, सकरी क्यारी ऐसी बनाई जाती है, गहरी या सकरी क्यारी। क्या होगा स्टूडेंट्स गहरी और सकरी क्यारी?
जी बताइएगा, गहरी और सकरी क्यारी क्यों बनाई जाती है? आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ऐसी क्यारी जो है वो किस में बनाई जाती है? जैसे आपने फूलों की खेती करते हैं, जैसे कभी आप क्या लेकर आते हैं, गुलाब के पौधे लेकर आते हैं नर्सरी से, तो देखा होगा स्टूडेंट्स वो ब्लैक कलर की एक बड़ी सी पॉलीथीन लेते हैं, इतनी बड़ी पॉलीथीन लेते हैं, ठीक है, और उस पॉलीथीन में क्या भर के देते हैं आपको? मिट्टी में ऐसे पौधे लगा के देते हैं। देखा है क्या इस टाइप का? देखा होगा इसमें? बोले हाँ बिल्कुल देखा सर, हम तो लाते ही हैं। इसमें देखा होगा आपने गुलाब के फूल लगे होते हैं काली सी पॉलीथीन में, काली सी पॉलीथीन में लगे होते हैं। बोले हाँ बिल्कुल। चलिए ओके, कुछ लोगों को 30 और 70 का रेशो ही समझ में नहीं आया। धन्य है बच्चे ऐसे हमारे जिनको 30-70 का रेशो समझ में नहीं आया। मात्र पौधे और शिशु पौधे, अरे भैया आपके घर में जो पौधा लगा हुआ है उस पौधे में आपने कलम बनाया है, तो जैसे मान चलो यहां से एक आपने तोड़ दिया, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, तो ये आपका मदर प्लांट है जिससे आपने क्या निकाला? कलम निकाला है। अब कलम निकाला कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी कलम निकाला, तो इनको कहीं ना कहीं तो लगाओगे ना, जगह तो लगेगी नहीं लगेगी? तो मदर प्लांट का हिस्सा कम है, एक के अंदर से कितनी सारी मिल जा रही? बहुत सारी कलम मिल जा रही है, तो इसका हिस्सा कितना? 30%। और जो आप कलम बना के लगाओगे, रखोगे ना कहीं पॉलिथीन में नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं नर्सरी गए को नहीं गए हो, तो उसको कितना रखते हैं सर? उसका 70% हिस्सा रखते हैं। चलो, कलम निकाल निकाल के कहीं रखोगे कि नहीं रखोगे? चलिए, तो फ्रेंड्स ये जो ब्लैक पॉलिथीन का यूज हम लोग करते हैं नर्सरी में, बोले हाँ करते हैं। तो गहरी वाली नाली क्यों बनाई जा रही, गहरी क्यारी क्यों बनाई जा रही, कारण क्या है गहरी वाली क्यारी बनाने का? तो बच्चों, गहरी वाली क्यारी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आपने देखा होगा जो ठंडे वातावरण वाले शहर हैं, जैसे आपका क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कुल्लू मनाली वाला एरिया, जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, जो ठंडे एरिया हैं वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। नॉर्मली हमारे इधर भी चलती है ठंडी ठंडी हवाएं, लेकिन जब स्टूडेंट्स आपको पता है जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो फसलें क्या हो जाती, खराब हो जाती हैं। होती हैं क्या फसलें खराब? बोले हाँ बिल्कुल होती सर। तो स्टूडेंट्स उन्हीं से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? हमें डीप क्यारी का यूज करना पड़ता है। तो डीप क्यारी क्या करती है हमें? ठीक है, जो शीत लहर है उनसे बचाती है, शीत लहरों से बचाती है। तो बोले यस बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में हम लोग? सर यह क्यारी, यह क्यारी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से गहरी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तक गहरी, 25 सेंटीमीटर तक गहरी बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जाती है, जिससे जिससे शीत लहर के प्रकोप से बचा जा सके, जिससे शीत लहर से बचा जा सके, शीत लहर से बचे, ठीक है, बचने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। तो बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो कि भैया ठीक है डीप वाली क्या होती है, तो क्या लिखेंगे इसमें? ठीक है, तो सर डीप वेट आर यूज, डीप वेट आर more useful, more useful in the winter season, winter season। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा शीतलहर का ठीक है प्रकोप होता है। बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है, आसानी से आपको बन जाएगा। तो काली पॉलिथीन क्यों लगाई जाती है आपको पता है स्टूडेंट्स? काली पॉलिथीन में जैसे ही थोड़ी सी गर्माहट मिली तो काले कपड़े जो है वो क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं कि रिफ्लेक्ट करते हैं। सफेद कपड़े गर्मियों में क्यों पहना जाता है कि सर सफेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं व्हाइट कलर के कि हमें गर्मी ना लगे, क्योंकि वो हमें क्या होती हैं, किरणें टकराती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन यदि गर्मियों में काले कपड़े पहन लो तो काली काली ड्रेस पहन के चले जाते हैं शादी में पार्टी में तो मजा जाता है, पसीना पसीना हो जाते हो आप लोग? बोले हाँ सर बिल्कुल हो जाते हैं। क्यों? तो काले कपड़े आप ठंड में भी पहनोगे, ठंड के समय में यदि आप काले कपड़े पहनोगे तो आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगती। काले कपड़े यदि आप ठंड के मौसम में पहनेंगे तो आपको ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड नहीं लग पाएगी। क्यों?
सर जितनी भी बाहर की जो गर्माहट होती है उसे काले कपड़े क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। तो इसलिए नर्सरी में काली पॉलिथीन का उपयोग किया जाता है। किसमें? डीप बेड में। डीप बेड में। तो आप नर्सरी जब भी जाएंगे तो उसमें आपको काली पॉलिथीन ही देते हैं, वो मैक्सिमम काली पॉलिथीन का यूज करते हैं। कभी नर्सरी गए हैं आप लोगों ने तो काली पॉलिथीन के अलावा किसी दूसरी रेक्जिन टाइप की जो काली पॉलिथीन होती है उसके अलावा कुछ दिए हैं क्या उन्होंने? काली ही क्यों देते हैं, कभी मन में नहीं आया होगा, कभी मन में नहीं आता है। हम पढ़ते लिखते थोड़ी हैं, नहीं तो आ जाता मन में कि सर आप लोग काली पॉलिथीन क्यों देते हैं, हरी क्यों नहीं दे रहे हैं, लाल क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, हमेशा काली पॉलिथीन देते हैं, कारण वही है। आज समझ में आ भी गया होगा आप लोगों को। अब क्यारियों का स्टूडेंट्स हमसे साइज पूछा जाता है, हमसे क्यारियों का क्या पूछा जाता है, आकार पूछा जाता है। यदि आप एक नर्सरी, ठीक है, में जाने वाले हैं तो क्यारी की लंबाई आपसे पेपर में पूछी जाएगी कि भाई बताओ क्यारी की लेंथ कितनी हो सकती, कितने से कितनी उसकी लेंथ हो सकती है। जी, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई आपसे पेपर में पूछा जाता है। लंबाई कितनी रखोगे? जी, क्या रखेंगे स्टूडेंट्स लंबाई हम लोग? तो स्टूडेंट्स अलग अलग के लिए 3 से 10 मीटर की लंबाई रखा जाता है। क्यारी की जो लंबाई है वो 3 से 10 मीटर तक की हो सकती है। चलो ठीक है, हो सकती है। चौड़ाई कितनी हो सकती है? चौड़ाई, जी, चौड़ाई आपने देखा होगा, ये लंबाई हो गई क्यारी की, ये लंबाई हो गई। अब ये चौड़ाई बताना है। लंबाई, चौड़ाई कितनी, इतनी छोटी, इतनी बड़ी, कितनी रखें? चौड़ाई पूछ रहे हैं, लंबाई तो ये हो गई लंबी लंबी। ठीक है, 3 से 10 मीटर तक की लंबी लंबी क्यारी बना सकते हैं। ज्यादा बनाएंगे तो फिर क्या हो जाती है, पानी सप्लाई में दिक्कत जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हो सकती है आप लोगों की 1.3 से 1.5 मीटर। इससे मोटी आपको क्यारी नहीं बनाना है, इतनी चौड़ी सफिशिएंट होती है। ये सारे डाटा पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, क्योंकि क्यारी वाला टॉपिक आपका सबसे ज्यादा, ठीक है, क्या होता है, लो होता है, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं होते हैं। और जो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ते, अरे ये तो इजी है, इजी है, जबकि कोई इजी नहीं है। जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाते। हाइट बता दो जरा, हाइट कितनी रखेंगे? तो सर हाइट अभी आपने बताए हैं, डीप की छोड़ के हाइट कितनी बताएं सर? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की हाइट रखी जाती है। कितने सेंटीमीटर की? 15 सेंटीमीटर की हाइट रखी जाती है। चलो बन जाएगा, पेपर में दिया है तो। 3 प्रकार के, ठीक है, क्यारी तैयार करते हैं। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन यदि यहां से आया, ठीक है, तो जरा देखिएगा क्या है। पेपर में पूछा जाता है हार्डनिंग ऑफ क्या कहलाता है? हार्डनिंग ऑफ, जी, हार्डनिंग ऑफ क्या होता भैया? हार्डनिंग ऑफ नर्सरी से संबंधित है। हार्डनिंग ऑफ, जी, क्या है बताओ? कहीं पढ़ा होगा हार्डनिंग ऑफ? जी, यदि बच्चों मैं आपसे कहूं कि भैया आपका खुद का खेत है, बोले हाँ सर हमारा खेत है, और ये मान चलो आपकी क्या होगी सर, नर्सरी वाला खेत हो गया। ये नर्सरी वाला खेत जो है वो ढका हुआ रहता है, पूरा कवरिंग रहता है। इस टाइप से मकान बना लो कि ये ढका हुआ है, ये ढका हुआ है, इधर से भी कवर होता है, इधर से भी कवर होता है, इधर से भी कवरिंग होती है, पूरी नर्सरी पैक होती है। पूरी नर्सरी क्या होती है सर? पैक होती है ना। नर्सरी को क्या करते हैं, वो टोटल पैक करके रखते हैं, जहां बनाते हैं नए पौधे तैयार करते हैं उसको पैक करके रखते हैं वो। और हमारा खेत जो है सर वो खुला हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारे खेत में नर्सरी तैयार क्यों नहीं हो पाती? हमारे खेत में नर्सरी क्यों तैयार नहीं हो पाती बताओ? और पॉली हाउस वगैरह वाले वो भी नर्सरी तैयार करते हैं, पॉली हाउस वाले नर्सरी तैयार करते हैं। तो हमारे खेत में नर्सरी तैयार नहीं हो पाती है
ठीक है, नर्सरी पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, या जो नॉर्मल नर्सरी हम जिसे कहते हैं गवर्नमेंट चालू करती है, प्राइवेट नर्सरी भी बहुत सारी होती है। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा बिजनेस है। रोड साइड आपको बहुत सारे फ्लावर मार्केट में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, गमले में फ्लावर बेचते हैं वो लोग। बोले हाँ सर, बिल्कुल बेचते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। यदि आप हॉर्टिकल्चर लिए हैं और यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो शहरों में आपको पता है स्टूडेंट्स, हर घरों में आपको फ्लावर पॉट मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो सोपीज वाले या तो फिर वो नेचुरल प्लांट लगाना चाहते हैं, ठीक है, दिखावे के लिए लगाएं, या फिर कुछ लोग शौकीन होते हैं, तो ये मार्केट आपको हर शहर में देखने के लिए मिल जाएगा। और अच्छा बड़ा मार्केट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो लोग नर्सरी में ही तैयार करते हैं। नॉर्मल खेत में आपके नर्सरी नहीं तैयार होती। जैसे आपको बैगन लगाना है, टमाटर लगाना है, तो आप खेत के किसी एक हिस्से में, पूरे खेत में बीचों बीच में नहीं करते, खेत के किसी एक छोटे से हिस्से में, ठीक है, एक ऐसी तिरपाल टाइप की ढाक लेते हैं, एक पॉलिथीन टाइप का ऐसा कवरिंग कर लेते हैं ब्लैक कलर का, और फिर आप क्या करते हो, उसमें नर्सरी तैयार करते हैं क्या, ऐसा ही खेत के किसी एक कॉर्नर में पॉलिथीन का एक सेट डाल के नर्सरी तैयार करते हैं। भैया उसको खेत में क्यों नहीं कर रहे हो, बीच खेत में, खेत में क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है? तो सर कारण यही है हार्डनिंग ऑफ का। कारण हार्डनिंग ऑफ का है। अब ये हार्डनिंग ऑफ क्या चीज होती है? तो नर्सरी को स्टूडेंट्स बाहरी वातावरण और नर्सरी के वातावरण दोनों के अनुकूल बनाए रखना। मतलब जैसे मान चलो ये आपका खेत है, ठीक है, इस खेत का जो भी टेम्परेचर है, इस खेत का जो भी टेम्परेचर है, और यहीं से लगा लगा हुआ मेरा क्या सर, नर्सरी वाला हिस्सा है, यहीं पर नर्सरी लगा हुआ है, यहां पर किसी और का खेत है, यहां पर किसी और का खेत होगा, यहां पर किसी और का खेत है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सबके टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए अपने नर्सरी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। ठीक है, मेरा प्लांट जो है यहां से जैसे ही बाहर निकलेगा, कभी इस खेत में लगेगा, कभी इस खेत वाले लेकर जाएगा, कभी ये खेत वाला लेकर जाएगा, कभी ये खेत वाला लेकर जाएगा। तो सभी के अलग अलग टेम्परेचर होंगे खेतों के। बोले हाँ बिल्कुल होंगे। नहीं सर, आजू बाजू में ही तो लगे हुए हैं सर, टेम्परेचर सेम कैसा होगा? तो भैया जमीन के अंदर की ह्यूमिडिटी जो है, उसमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशन पाए जा रहे हैं, जितने भी एलिमेंट जमीन के अंदर होते हैं, वो क्या कर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बदल देते हैं। जैसे मान चलो किसी खेत में इसी वर्ष FYM डला हुआ है। FYM मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। यदि इसी वर्ष यदि आपके खेत में गोबर की खाद डली हुई है, तो यहां का टेम्परेचर आपको ऑटोमेटिक हाई मिल जाएगा, क्योंकि गोबर खाद गर्म होता है। और यदि यहां 2-3 साल पहले डला, तो यहां का टेम्परेचर एवरेज होगा। बाहरी वातावरण जो एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर तो एक समान सभी जगह होने वाला है। हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है जमीन के अंदर का भी, जमीन के बाहर का भी। ठीक है, और पीएच मान भी मेंटेन करना है, हाँ बिल्कुल। तो इन सभी चीजों को मेंटेन करना ही हार्डनिंग ऑफ कहलाता है। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो यही हमारा हार्डनिंग ऑफ है। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे पहले आपने शायद हार्डनिंग ऑफ के बारे में, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा, तो अब आपको ये, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखें, ठीक है, तो डेफिनेशन बनेगी हमारी, हार्डनिंग ऑफ इज द प्रोसेस, hardening off is the process of allowing a plant to transition from to transition from a protected protected indoor or greenhouse greenhouse environment greenhouse environment to the harsh harsh outdoor condition आउटडोर कंडीशंस। ये इसकी क्या हो जाती है स्टूडेंट, सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
क्या कहना चाह रहा है हमारा ये डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम चलें तो? सर डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम चलें तो यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है, ठीक है, कि हार्डनिंग ऑफ इज द प्रोसेस अलाउ, ठीक है, अ प्लांट टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड इंडोर, ठीक है, एक पौधे को संरक्षित इंडोर करना, ग्रीन हाउस वातावरण से क्या करना, उसको बाहरी वातावरण के अनुसार भी बनाना। मतलब ग्रीन हाउस के अंदर, इंडोर के अंदर तो आप उसको मजबूत कर ही सकते हो, साथ ही साथ में उसको क्या करना है सर, उसको जो हार्श कंडीशन होती है आउटडोर की, बाहरी वातावरण की, वो भी आपको देखना है। कई बार आपने देखा होगा नर्सरी से आप पौधे लेकर आते हो 100, ठीक है, और सक्सेस होते हैं 90%। 100 पौधों में से 90 पौधे आपके सक्सेस हो जाते हैं, 10% जो है वो ऑटोमेटिक लगाने के बाद में क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सभी के खेत में आम के पौधे जरूर लगे होंगे, बारिश में सबका एक मूड बनता है कि आम लेकर आना है, आम लगाएंगे। 10 पौधे आम के लगाए तो आपने देखा होगा 5-6 ही सक्सेस हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते, ठीक है। तो वो कारण क्या है सर? वो कारण टेम्परेचर का है, वो हार्डनिंग ऑफ का है, वो आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए, वो टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पाए। बोले हाँ बिल्कुल नहीं कर पाए टेम्परेचर मेंटेन, ठीक है, इस कारण से होता है। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो हिंदी डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, क्या होगी? नर्सरी के पौधों को, क्या लिखेंगे? नर्सरी के पौधों को बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण तथा, तथा बगीचे या बाग, बाग के वातावरण के, ठीक है, अनुकूल, के अनुकूल बनाना ही, बनाना ही हार्डनिंग ऑफ कहलाता है, हार्डनिंग ऑफ कहलाता है। ये डेफिनेशन थी। लगातार ये टॉपिक जो है नर्सरी का पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए अब यदि स्टूडेंट्स इस पर यदि हम और चर्चा करें, ठीक है, तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर कितने एकड़ होता है, जरा बताना। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं बताओ? बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, हर बच्चे बच्चे को पता है आज के समय में 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, जरा मैसेज कर दीजिए फटाफट जी। सर 1 हेक्टेयर में होता है हमारा 2.47 एकड़, होता है क्या? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पूरा पूरा यदि लिखना तो ऐसा लिख लो, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकड़। यदि आपको पेपर में पूछा जाए कि 2.47 एकड़ या 1 हेक्टेयर में आपको क्या लगाना है, टमाटर लगाना है, 1 हेक्टेयर में टमाटर लगाना है आपको, खुद को लगाना है, किसी और को नहीं लगाना है, आपको लगाना है, आप किसान हैं, आपको टोमेटो लगाना है, टमाटर लगाना है। कितने एरिया में नर्सरी बनाओगे खेत में, बताना जरा, कितने एरिया में नर्सरी बनाओगे, कितने मीटर स्क्वायर, लंबाई गुड़ी चौड़ाई कुछ भी रखोगे, ऐसा लंबा लंबा ले लो, चौड़ा चौड़ा ले लो, जो भी लेना है, कितने मीटर स्क्वायर बनाओगे भैया? इसका और इसका रेशो मिला के टोटल कितना मीटर स्क्वायर होगा बताओ? टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, नर्सरी तो तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर। चलिए और कोई पेपर में आपसे पूछ लिया जाए, गलत है भैया, 300 नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा जरा सोच के बताएं जी। 600, ओके, वेरी गुड। 1000, जी
क्या होगा बच्चों? 1 से 5 मीटर स्क्वायर। 1 से 5 मीटर स्क्वायर मतलब इतनी सी जगह में बना लोगे क्या? जी, सोच के बोलो, सोच के बोलो, जल्दबाजी नहीं करो। बताओ जरा, सोच के बताना, आंसर सही आना चाहिए आंसर। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बनाएंगे लगभग आपको चाहिए 250 मीटर स्क्वायर की जगह। कितनी चाहिए? 250 मीटर स्क्वायर की आपको जगह चाहिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। ये क्या होता है? टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट जी, टेट्राजोलियम टेस्ट जी। किसे कहते हैं भैया टेट्राजोलियम टेस्ट? क्यों किया जाता है? टेस्ट तो पता ही होना चाहिए जी। टेट्राजोलियम टेस्ट कहां किया जाता है, क्यों किया जाता है? कुछ ना कुछ तो इसका संबंध होगा। एनीवन कुछ याद यदि आ रहा हो आप लोगों को कि सर हमने पढ़ा हुआ है टेट्राजोलियम के बारे में? नहीं मालूम? तो फ्रेंड्स, टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है आपका जैव रासायनिक परीक्षण के रूप में यूज किया जाता है। इस परीक्षण का उपयोग बीज की व्यवहारिकता देखा जाता है, ठीक है, मतलब बीज को परिरक्षण करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है कि भैया बीज का जो भ्रूण है ना वो सही तरीके से जीवित रहे और सही तरीके से श्वसन करे, क्योंकि बीज श्वसन करेंगे। बीज के अंदर जो अंदर का आपने देखा होगा भ्रूण जो होता है, एम्ब्रॉय जो होता है, ठीक है, यदि उसमें जान रहेगी तो ही वो खिलेगा ना, कि नहीं खिलेगा? बोले हाँ सर बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है। यदि उसमें दम होगी तो ही वो जमीन से बाहर निकलेगा। यदि उसमें ज्यादा ताकत नहीं होगी तो वो तो वही क्या हो जाएगा, दम तोड़ देगा। तो आपने कभी भी देखा होगा यदि आप खेतों में बीज लगाते हो, 100 बीज लगाए हैं तो 90%, 95% बीज ही क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। बाकी क्या हो जाते हैं, 5%, 10% नहीं हो पाते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि यदि आपने बीज परीक्षण नहीं किया, ठीक है, कभी भी सही तरीका क्या है लगाने का, जैसे मान के चलो आप खेती कर रहे हैं तो आपने स्टूडेंट्स क्या लेकर आया? सर हमने लेकर आया गेहूं लेकर आया, आपने वीट लेकर आया, या स्टूडेंट्स आपने क्या लेकर आया? सर हम मक्का लेकर आया, कहीं से मक्का लगाने वाले हैं आप, ठीक है, तो जो भी आप मक्का लगाने वाले हैं उसके क्या निकाल लो, किसी के भी क्या निकालो, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि भैया 100 दाने निकालो। परीक्षण ऐसे ही किया जाता है, 100 दाने निकाले जाते हैं, 100 सीड्स निकाले जाते हैं और उसको खेत में या घर में जो भी आपकी मिट्टी है, घर की मिट्टी या खेत की मिट्टी कहीं जहां आप लगा रहे हैं वहां पर स्टूडेंट्स पहले ही लगाने के 15 दिन पहले ही उसको क्या किया जाता है, खेत में लगाकर टेस्ट करते हैं क्या आप लोग? यदि आप एक अच्छे किसान हैं तो आपको करना चाहिए। पता चले आपने लेकर आ गए और उसकी एक्सपायरी डेट थी, क्योंकि बीजों की भी एक्सपायरी डेट आती है, बीजों में भी एक्सपायरी डेट होती है। पुराना बीज यदि आप लगा लोगे, ठीक है, जिसमें केमिकल मिला हुआ है, क्योंकि मक्के में तो आपने हर साल देखा है, हर साल नई नई मक्का आ रही है, ठीक है, चने आ रहे हैं, तो वो केमिकल लगा के उसको रखते हैं तो उससे उसकी क्या हो जाती है, एज कम हो जाती है, एक्सपायरी डेट हो जाती है, क्योंकि वो केमिकल एक्सपायर हो गया ना जो उसमें मिला हुआ था, जिसको क्या करके रख रहा था, संरक्षित करके रखता था, प्रिजर्व करके रख रहा था। अब वो उसमें से क्या हो गया, डैमेज हो गया है। तो आपने यदि लगा दिए, यदि आपने 100 दाने लगाए, ठीक है, और पानी गिर गया बारिश में, दोबारा तो आप फसल लगा नहीं पाओगे। यदि वो जर्मिनेट नहीं हो पाए, मान चलो 50% ही हुए, तो 50% का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। जब भी आप खेती करें या करवाएं, जो भी आप, ठीक है, बीज परिरक्षण जरूर करना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट। क्या कहते हैं सर? टेट्राजोलियम टेस्ट कहते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर रहे हैं, 100 लीटर का घोल बना रहे हैं या आप 10 लीटर का घोल बना रहे हैं, तो जो भी आप घोल बना रहे हैं उसका स्टूडेंट्स लगभग 1%, 1% मतलब 1 ग्राम, 100 में 1 ग्राम, 100 में 1 ग्राम आपको क्या लेना सर, टेट्राजोलियम लेना है। और उसके घोल में क्या करना, टेट्राजोलियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है, टेट्राजोलियम क्लोराइड के घोल में, ठीक है, क्या करना है हमें, जो भी आप लगा रहे हो,
ठीक है, उस फसल को उसमें भिगो के रखना है और फिर आपको क्या करना है, उसको बुआई के लिए तैयार कर लेना है और उसको आप, ठीक है, बुआई कर दो। तो बीजों की गुणवत्ता के निर्धारण और उनके मूल्यांकन के लिए बीजों का परीक्षण किया जाता है, जिसमें टेट्राजोलियम टेस्ट का यूज किया जाता है। यदि आपको पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप सभी लोगों को बनना चाहिए। ये क्या है सर, बीजों को उपचारित करने की एक विधि है। ठीक है, ठीक है, तो किसको उपचारित करती है सर, ये उसके एम्ब्रॉय को उपचारित करती है, मतलब भ्रूण को करती है, भ्रूण को मजबूत करती है ये। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए कि टेट्राजोलियम क्या होता है। तो टेट्राजोलियम क्या है भैया, क्या करता है टेट्राजोलियम जी? सर ये क्या है, हमारा सीड। ठीक है, क्या है सर, ये सीड विएबिलिटी टेस्ट है, सीड विएबिलिटी टेस्ट है। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझेंगे इसके मतलब से हम लोग? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताओ इसका मतलब क्या होगा, क्या है इसका मतलब, क्या करेगा ये? जी बताइएगा, पढ़ा जरूर है आप लोगों ने। सर इसका मतलब होता है सीड की, मतलब बीज की, विएबिलिटी का मतलब होता है व्यवहारिकता, ठीक है, व्यवहारता, और टेस्ट का मतलब हो गया उसका परीक्षण। ठीक है, तो बीज में कितनी कैपेसिटी है या नहीं है, इनको निकालने के लिए हम लोग टेट्राजोलियम टेस्ट का यूज करते हैं। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। बोले यस, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के इससे तैयार होने वाले थे नर्सरी से संबंधित, वो सारे हमने आपको यहां पर बताए हैं। ठीक है, आई होप सभी लोगों के डाउट दूर हो गए होंगे। तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्यारी विधि, नर्सरी में पीएच मान क्या होना चाहिए। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो आपसे बनना चाहिए। अब स्टूडेंट्स एक और बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, चलिए क्या हुआ, यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई बताइए जब आप नर्सरी लगा रहे हैं तो स्टूडेंट्स नर्सरी लगाने के लिए आपके पास में कितने परसेंट बीज आपको या कितने परसेंट पौधे ज्यादा मात्रा में लेना होगा। जी, मान चलो आपको नर्सरी लगाना है, तो आप नर्सरी लगा रहे हैं तो आपने 100 पौधे ले लिए और आपको 100 पौधों की ही जरूरत थी, तो क्या ये सही है? बोले सर नहीं, यदि आप 100 पौधे नर्सरी से लेकर निकले हैं तो 100 पौधे की जरूरत आप है, 100 ही लेकर जा रहे हो तो आप, ठीक है, ये एक सक्सेसफुल नहीं होता है। आपको पता है कि भैया 100% रिजल्ट पौधों का नहीं मिलेगा किसी भी नर्सरी का, तो क्या करना होगा? तो स्टूडेंट्स 100% यदि आपको जरूरत है पौधों की तो आपको स्टूडेंट्स 115% पौधों का चयन करना पड़ेगा। 15% पौधे आपको ज्यादा चाहिए, याद रखिएगा। जब भी आप नर्सरी से पौधों का चयन करें तो 15% एक्स्ट्रा पौधे आपको लेना ही होगा। यह भी एक रेशियो जो है वो पेपर में पूछा जा चुका था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपको लगेंगे ही लगेंगे। चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ये आज का पूरा टॉपिक आपका जो था वो नर्सरी पर डिपेंड था। ओके, बाय बाय, टेक केयर।